गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू कर रहे थे कल एंडोस्पोर। तो एंडोस्पोर मैंने आपको कल क्या बताया था कि एंडोस्पोर क्या होता है। एंडोस्पोर की हम बात कर रहे थे कल। तो एंडोस्पोर क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि हीट रेजिस्टेंट जो बैक्टीरिया के टू जेनर होते हैं, कौन कौन से, एक तो क्लोस्ट्रीडियम और सेकंड बैसिलस। ये दोनों जो बैक्टीरिया के जेनरा होते हैं, ये क्या करते हैं, डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं। तो ये दोनों जो जेनरा होते हैं, हम बात कर रहे थे एंडोस्पोर के स्टूडेंट्स। तो जो बैक्टीरिया के दो जेनरा होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस, ये जो दोनों जेनरा होते हैं बैक्टीरिया के, क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस, ये क्या करते हैं, डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर और हीट रेजिस्टेंट और डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर का क्या कर लेते हैं, ये फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये जैसे ही डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे तो ये लंबे टाइम तक क्या कर सकते हैं, उससे सर्वाइव कर सकते हैं। कोई भी अनफेवरेबल इन्वायरमेंट हो तो भी वो क्या कर सकते हैं, कोई भी हार्श कंडीशन हो, कोई भी अनफेवरेबल इन्वायरमेंट हो तो भी वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो और जो एंडोस्पोर स्ट्रक्चर होती है, ये डेवलप होती है कहां, सेल के अंदर, विथ इन द सेल। सेल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर। तो एंडोस्पोर क्या होता है कि जो दो जेनरा होते हैं बैक्टीरिया के, क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस, ये दोनों जेनरा क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हीट रेजिस्टेंट और डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर। तो उससे क्या करते हैं कि ये बैक्टीरिया लंबे टाइम तक कोई भी अनफेवरेबल इन्वायरमेंट होगा उसमें क्या कर सकते हैं, ये सर्वाइव कर सकते हैं। अब उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर। तो कौन कौन से दो जेनरा है, क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस। अब ये जो एंडोस्पोर स्ट्रक्चर होती है, ये सेल के अंदर क्या होती है, डेवलप होती है। ये डेवलप होती है कहां, विथ इन दी सेल। तो ये क्या होती है, सेल के अंदर डेवलप होती है। और ये कोई भी रेजिस्टेंट स्ट्रेसेस, जैसे कोई भी स्ट्रेसेस होगा इन्वायरमेंटल, उससे क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंट करेंगे। चाहे वो यूवी रेडिएशन हो, चाहे वो गामा रेडिएशन हो, चाहे वो यूवी रेडिएशन हो, चाहे वो गामा रेडिएशन हो। तो ये दोनों, कोई भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होगा उसे ये क्या करेंगे, रेजिस्टेंट शो करेंगे। कौन, एंडोस्पोर। तो एंडोस्पोर कोई भी अगर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होगा, चाहे वो यूवी रेडिएशन हो, चाहे वो गामा रेडिएशन हो, तो कोई भी टाइप का जो भी स्ट्रेस होगा इन्वायरमेंटल, उसे क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंट शो करेंगे। अब मैं बात करता हूं एंडोस्पोर के स्ट्रक्चर की। तो कल मैंने आपको बताया था कि एंडोस्पोर की स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। सबसे पहला होता है एंडोस्पोर की स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक्सोस्पोरियम। क्या होता है, एक्सोस्पोरियम। ये आउटर लेयर होती है, बाहर की लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्पोरियम बोलते हैं। और एक्सोस्पोरियम के अंदर और क्या होता है, ये प्रोटीन कवरिंग लेयर होती है, थिन प्रोटीन कवरिंग लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्पोरियम। तो एंडोस्पोर की जो स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट है एक्सोस्पोरियम। तो एक्सोस्पोरियम क्या हुआ स्टूडेंट, थिन प्रोटीन कवरिंग लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्पोरियम। थिन प्रोटीन कवरिंग लेयर को हम क्या बोलेंगे, एक्सोस्पोरियम। ये बाहर की लेयर होती है और ये किसकी होगी, प्रोटीन कवरिंग लेयर होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोस्पोरियम। सेकंड होता है स्पोर कोट। सेकंड क्या होगा, स्पोर कोट। ये भी किसका बना होगा, प्रोटीन का बना होगा। ये भी किसका बना होता है, प्रोटीन लेयर होती है। जो स्पोर कोट होती है वो भी प्रोटीन लेयर होती है। तो एक्सोस्पोरियम और स्पोर कोट दोनों क्या होती है, इसमें प्रोटीन लेयर होती है। किसमें, एंडोस्पोर में। थर्ड में बात करता हूं तो थर्ड होता है कोर्टेक्स। थर्ड होता है कोर्टेक्स, CORTEX। थर्ड क्या होगा, कोर्टेक्स। तो 3 लेयर होती है एंडोस्पोर की स्ट्रक्चर में। सबसे पहली है एक्सोस्पोरियम, सेकंड है स्पोर कोट, थर्ड है कोर्टेक्स। और कोर्टेक्स बना होता है मेडअप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस का, मेडअप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस का। और क्या बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेंस का, जब कोर्टेक्स पेप्टिडोग्लाइकेंस का बना होता है तो पेप्टिडोग्लाइकेंस का और क्या बना होता है स्टूडेंट, क्या बताया था मैंने, सेल वॉल। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेंस की। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेंस की। और पेप्टिडोग्लाइकेंस किसका बना होता है, 2 शुगर डेरिवेटिव्स का। कौन कौन से होता है, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन। और दोनों के बीच जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, बीटा-1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जो एंडोस्पोर की स्ट्रक्चर होती है उसमें 3 लेयर होती है। सबसे पहले लेयर होती है एक्सोस्पोरियम, जो बाहर की लेयर है, थिन प्रोटीन कवरिंग लेयर है। सेकंड है स्पोर कोट, वो भी क्या है, इज ए प्रोटीन लेयर है। थर्ड क्या है, कोर्टेक्स। तो जो कोर्टेक्स होता है एंडोस्पोर का, वो किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेंस का। वो किसका बना होता है स्टूडेंट, पेप्टिडोग्लाइकेंस का। तो ये 3 स्ट्रक्चर, 3 लेयर्स होती है किसमें, एंडोस्पोर में।
अब एंडोस्पोर में और क्या क्या प्रेजेंट होता है? एंडोस्पोर में हाई अमाउंट में डाइपिकोलिनिक एसिड भी प्रेजेंट होता है और कैल्शियम आयंस भी क्या रहते हैं इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो एंडोस्पोर जो एंडोस्पोर होता है, एंडोस्पोर के पास क्या क्या रहेगा? एंडोस्पोर कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डाइपिकोलिनिक एसिड, large amount of dipicolinic acid complexed with calcium ion, तो जो एंडोस्पोर होता है ये क्या रखता है? लार्ज अमाउंट में डाइपिकोलिनिक एसिड रखता है और इसके पास क्या होगा? कैल्शियम आयन। तो एंडोस्पोर के स्ट्रक्चर में एक तो डाइपिकोलिनिक एसिड रहेगा और एक क्या रहेगा वहां पे? कैल्शियम आयन भी क्या रहेगा वहां पे प्रेजेंट रहेगा। अब ये क्या करेंगे? ये जो डाइपिकोलिनिक एसिड है इसी के कारण ये क्या होता है? एंडोस्पोर हीट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर क्या करता है? हीट रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर शो करता है। कौन? एंडोस्पोर। किसके कारण? इस डाइपिकोलिनिक एसिड के कारण ही एंडोस्पोर क्या करता है? हीट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर को क्या करता है? ये शो करता है। तो जो एंडोस्पोर होता है उसकी स्ट्रक्चर में और क्या रहता है? लार्ज अमाउंट ऑफ डाइपिकोलिनिक एसिड और क्या रहेगा इसके पास? कैल्शियम आयन। अब ये डाइपिकोलिनिक एसिड के कारण ही क्या करता है? हीट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर शो करता है। कौन? एंडोस्पोर। ये डाइपिकोलिनिक हम बोल रहे थे ना कि एंडोस्पोर क्या करता है? हीट रेजिस्टेंस शो करता है, डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर बनाता है। तो वो हीट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर किसके कारण शो करता है? इस ये डाइपिकोलिनिक एसिड के कारण ये हीट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर शो करता है। कौन? एंडोस्पोर। तो ये एंडोस्पोर की स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट रहेगा? डाइपिकोलिनिक एसिड और कैल्शियम आयन। और क्या रहेगा? कैल्शियम आयन। अब जो एंडोस्पोर की मॉर्फोलॉजी और लोकेशन की अगर हम बात करते हैं, एंडोस्पोर मॉर्फोलॉजी एंड लोकेशन वेरी विथ स्पीसीज। तो क्लियर है स्टूडेंट कि अगर एंडोस्पोर की मॉर्फोलॉजी अगर लोकेशन का बात करेंगे कि एंडोस्पोर कहां प्रेजेंट होता है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, इसका लोकेशन क्या होता है, तो वो हर स्पीसीज में क्या करता है? वेरी करता है। मींस वो चेंज होता रहता है। हर स्पीसीज में क्या करेगा? ये वेरी करता है। मैंने आपको बैक्टीरिया में एक चीज टर्म बताई होगी मैंने कि जो बैक्टीरिया अपना सेल शेप चेंज नहीं करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमॉर्फिक बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया अपना सेल शेप चेंज नहीं करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमॉर्फिक बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया अपना सेल शेप चेंज करता रहता है बार बार उसको मैंने क्या बोलते हैं? प्लियोमॉर्फिक। उसको हम क्या बोलेंगे? प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। तो ये मैंने आपको बताया था शायद बैक्टीरिया स्टार्टिंग में कि जो बैक्टीरिया अपना सेल शेप चेंज नहीं करता है उसको हम बोलते हैं मोनोमॉर्फिक। अगर नहीं बताया तो आप ध्यान रख लीजिएगा। मोनोमॉर्फिक, जो बैक्टीरिया अपना सेल शेप चेंज नहीं करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमॉर्फिक बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे? मोनोमॉर्फिक बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया अपना सेल शेप चेंज करते रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। तो क्लियर है आपको? तो जो एंडोस्पोर का मॉर्फोलॉजी और लोकेशन होता है वो हर स्पीसीज में क्या होता है? वेरी करता है। स्पीसीज टू स्पीसीज क्या करेगा? वो वेरी करेगा, उसका मॉर्फोलॉजी प्लस उसका लोकेशन भी। अब स्टेनिंग के लिए हम क्या करते हैं? अब इसकी मॉर्फोलॉजी को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्टेनिंग से हम इसकी एंडोस्पोर की क्या करेंगे? मॉर्फोलॉजी और इसकी लोकेशन को क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे। तो स्टेनिंग इज यूज्ड, स्टेनिंग को हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन दी मॉर्फोलॉजी एंड लोकेशन। टू डिटरमाइन दी मॉर्फोलॉजी एंड लोकेशन। अब हम क्या बोल रहे हैं कि एंडोस्पोर अपनी स्ट्रक्चर में क्या रखता है? डाइपिकोलिनिक एसिड रखता है प्लस कैल्शियम आयन रखता है। लेकिन इस डाइपिकोलिनिक एसिड की कहानी क्या होता है? एंडोस्पोर हीट रेजिस्टेंट शो करता है। हम बोल रहे हैं ना कि हीट रेजिस्टेंट डिहाइड्रेटेड स्ट्रक्चर होती है जो लंबे टाइम तक कोई भी इन्वायरमेंट में क्या कर सकता है? फेवरेबल इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकता है। तो वो हीट रेजिस्टेंट किसकी वजह से आ रहा है? डाइपिकोलिनिक एसिड की वजह से ये एंडोस्पोर हीट रेजिस्टेंट शो कर रहे हैं। और एंडोस्पोर का जो मॉर्फोलॉजी लोकेशन होता है वो वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। कोई स्पीसीज में लोकेशन उसका कहीं होगा, कोई स्पीसीज में कहीं होगा, तो वेरी करेगा ये स्पीसीज टू स्पीसीज। और स्टेनिंग प्रोसीजर से ही हम इसकी मॉर्फोलॉजी और लोकेशन को क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। स्टेनिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसकी लोकेशन
और इसका मोर्फोलॉजी को हम डिटरमाइन करते हैं किस प्रोसेस से, स्टेनिंग से ही। तो एंडोस्पोर की स्टेनिंग हम के लिए कौन सा प्रोसीजर यूज करते हैं, स्केफर फुल्टन प्रोसीजर हम यूज करते हैं इसकी स्टेनिंग के लिए। तो एंडोस्पोर को जब हम स्टेन करते हैं तो स्केफर फुल्टन एंडोस्पोर स्टेन बोलते हैं, जिससे हम एंडोस्पोर को क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट कि जो एंडोस्पोर को हम स्टेनिंग जो यूज करते हैं स्टेनिंग करने के लिए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्केफर फुल्टन एंडोस्पोर स्टेन। भाई हम एंडोस्पोर की मोर्फोलॉजी और लोकेशन को बोल रहे हैं कि वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करने का कोई तो तरीका होगा, तो वो हम किस तरीके से करते हैं, स्टेनिंग से। स्टेनिंग से हम उसकी मोर्फोलॉजी और लोकेशन का क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। और वो स्टेनिंग कौन सी हम यूज लेंगे, स्केफर फुल्टन एंडोस्पोर स्टेन। कौन सी स्टेनिंग यूज करेंगे हम, स्केफर फुल्टन एंडोस्पोर स्टेन। तो ये ऑल ओवर अबाउट एंडोस्पोर है। अब ये स्टेनिंग हम कैसे करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर है स्केफर फुल्टन एंडोस्पोर स्टेन का और क्या क्या हम उसमें यूज करते हैं। तो थैंक यू।